हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर एजुकेशंस वीडियो और एकेडमिक वीडियोस आती रहती हैं। और वैसे भी मैंने अपना जो पहली वीडियो है चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी की, वो मैंने इस पर पब्लिश कर दी है। तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम जो विचारधाराओं के बाद का जो कॉन्सेप्ट था, कुछ क्वेश्चंस थे 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़रूर कोई एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं और प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का, वो है हमारा, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला। प्रकृति समझते हैं ना। प्रकृति का मतलब मैं बता भी चुका हूँ पहले भी कि प्रकृति मतलब जो कि मानव ने नहीं बनाया, या फिर जो पहले से ही हमारे पास उपलब्ध था, जो हमारे पास पहले से रिसोर्स थे, वो सब हमारे प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। तो ये नहीं हम कहते हैं कि भाई प्रकृति है। अब इस प्रकृति के ऊपर मानव ने अपनी क्या छाप डाली है, क्या मानव ने काम किया है इस प्रकृति के साथ, जो भी किया है हमें इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है। और ये सब चीज़ें पॉजिटिव में ही आएंगी, यहाँ पे इसमें नेगेटिव में लिख दो। तो पॉजिटिव जो भी इफ़ेक्ट मानव ने डाले हैं, उसका विकास किया है, प्रकृति का जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हमने इस्तेमाल करके जो नई चीज़ अपनाई है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी आती है उपग्रह। उपग्रह परीक्षण आप सबको पता होगा कि भी उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह समझते हैं ना, सैटेलाइट होता है हमारा। तो सैटेलाइट जो भी होता है, उस सैटेलाइट को हमने क्या करते हैं, हम उसको लॉन्च करते हैं, जिससे कि हमारा बाहर की और पूरे वर्ल्ड की जो जानकारी है, फुटेज हैं वगैरह, सब हमें वहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं। तो प्रकृति के साथ हमने ये काम किया, यानी कि उसके नियम को समझकर हमने वहाँ पर इस चीज़ों को देखा। तो हमने अपने विकास के लिए ये काम किया। तो मानव की ये स्पष्ट छाप दिखाई दी थी कि मानव ने क्या काम किया। तो मानव ने ये उपग्रह को बनाया, सैटेलाइट को बनाया, लॉन्च किया, उससे हमारे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये भी उसकी एक छाप है। दूसरी चीज़, तरंगित पहाड़, जो कि नॉर्मल यूज़ में आते नहीं हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, उन जगहों पर चारागाह का उपयोग कर दिया। बेसिकली तरंगित मतलब जो हमारे विस्फोट जहाँ पर अधिक होता है पहाड़ों में, उन सब पहाड़ों का जो चारागाह था, यानी कि हमने वहाँ के लिए जो चलवासी पशुचारण होते हैं, पढ़ोगे आप इसके बारे में, चलवासी पशुचारण के बारे में, तो उन सब चीज़ों का हमने कहा कि आप वहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि वो नॉर्मल यूज़ में हमारे नहीं आते हैं। तो आपका ये मुझे बताइए कि उपग्रह जो है, इसका पहला उपग्रह भारत में किस नाम से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए आप कमेंट में। दूसरी चीज़ कि जो हमारे चारागाह होते हैं, हमने उनके लिए ये जगह छोड़ दी कि भाई आप यहाँ पर आकर आसानी से वहाँ अपने पशुओं को चला सकते हैं। नंबर 3, उच्च भूमि पर विश्राम स्थल। जो बड़े बड़े स्थल होते हैं ऊंचे, लाइक पहाड़ों पर हम क्या करते हैं, अपने रहने के लिए कुछ टाइम के लिए जाते हैं घूमने, तो उसको हम विश्राम स्थल कहते हैं, जो हमारे काम आते हैं। मतलब सिंपल सी बात क्या है, छुट्टी मनाने के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर विश्राम स्थल उसे कहा जाता है। तो ये चीज़ जो थी, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है। अगर आप देखें तो औपनिवेशिक जब भारत था, तब औपनिवेशिक समय में काफ़ी बड़े बड़े जो गवर्नर थे, वो यहाँ पर अपने छुट्टी मनाने के लिए भारत के पहाड़ों पर, शिमला वगैरह जाया करते थे। तो आज भी हम उसी का इस्तेमाल छुट्टी मनाने के लिए करते हैं। तो ये भी मानव ने उन पहाड़ों का इस्तेमाल जो है वहाँ पर हमने, इसको कह सकते हैं कि हील्स जो होती हैं, आज हमारी हिल्स का इस्तेमाल एक वहाँ पर उन्होंने टूरिस्ट प्लेस की तरह कर दिया है। तो ये भी मानव के प्रयासों की छाप है, जो प्रकृति के ऊपर दिखाई देती है। उसके बाद समुद्रों का यातायात के लिए उपयोग। देखिए, जो हमारा समुद्र होता है, उसकी क्या कह सकते हैं कि वैल्यू क्या क्या उसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, जबकि हम उसका पानी तो पी नहीं सकते। तो उसके उपयोग के लिए हमने कहा कि देखिए, ये वैसे भी तो किसी काम आता नहीं है। अगर हम इवोपरेट हटा दें तो हमारे किसी काम प्रॉपरली आता नहीं है डायरेक्टली। तो हमने उसका इस्तेमाल यातायात के लिए कर दिया, यानी कि जो हमारा यातायात होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उस ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या करा, हमने उस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर दिया कि हमने कहा कि भाई आप समुद्र का इस्तेमाल कीजिए। जितना भारी भारी सामान जो होता है, आज हम देखते हैं लिक्विड में भी जितना भारी सामान होता है, सब वो आज भी समुद्र के माध्यम से आता है। तो हमने समुद्र का उपयोग भी इसीलिए कर दिया। उसके बाद नंबर देखने से अगला क्या है, कृषि। कृषि समझते हैं आप लोग, पे खेती उगाना, जो भी हमारा उगता है वो सब कृषि के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो खेती जो हम कर रहे हैं, वो खेती, ये भी हमने बीज बोया, वो मानव ने करा। उसको अंकुरित करवा कर उसको पूरे तरीके से फसल की फॉर्म में लाना, वो प्रकृति का काम है। बट हमने जो कृषि तकनीक अपनाई, क्या वर्ड बोला मैंने, तकनीक, जो हमारी तकनीक होगी, उस तकनीक
को भी मानव ने ही विकसित किया है। तो वो तकनीक मानव ने बनाई और उससे हम कृषि करते हैं, और आज हम कृषि की तकनीक के द्वारा ही फसल उगा सकते हैं। समझ में आ रही बात। नंबर 2, पुल। ये भी इसी का उदाहरण है। एक पुल, अगर पुल नहीं होता तो आज सब लोग पहले की तरह तैर कर जाते। पुल ने क्या करा है, आसानी से हम लोग किसी भी नदी को पार कर लेते हैं, बड़े से बड़े। अगला नगर। देखिए नगर भी ऐसी ही है। नगर अर्बन एरिया से नगर का निर्माण भी मानव के प्रयासों की अगर छाप देखें तो ये मानव के प्रयासों में छाप में स्पष्ट होता है कि जो नगर हैं ये भी मानव ने ही बनाए हैं। और ये सब चीज़ें मानव ने प्रकृति के ऊपर अपनी छाप को स्पष्ट रूप से दिखाए देती हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी क्वेरीज हो इसके रिलेटेड, तो मैं उसका आपका आंसर एकदम दे सकता हूँ। और बाकी अगर आपको इसमें कुछ मिस हो गया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। उसके बाद एक इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं यहीं पर ही। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से इतनी जटिलता से क्यों जुड़े हुए हैं, या जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्या है इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट हमारा है कि मानव जो प्रकृति है दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अन्योन्य समझते हैं ना आप? अन्योन्य जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखती, वो क्रिया होती हैं। तो इन क्रियाओं को करने के लिए, इन क्रियाओं की वजह से मानव और प्रकृति अलग नहीं हो सकते। तो ये अन्योन्य क्रियाएं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, हम लोग श्वसन, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये सब अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति और मानव के बीच में होती हैं। इस तरह की क्रिया अगर हम नहीं करते तो सिंपल सी बात है कि भाई दोनों का विनाश संभव है। तो इसलिए अन्योन्य क्रियाओं की वजह से हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ पारस्परिक निर्भरता। देखो पारस्परिक का मतलब आपस में, और निर्भरता आपको पता है डिपेंड होना। तो एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंड रहते हैं। प्रकृति और मानव आपस में बहुत डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये दोनों डिपेंड स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्रकृति मनुष्य पर और मनुष्य प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। अगर दोनों ही अगर हम कहें कि इन दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों की निर्भरता ख़त्म हो जाएगी, और जब दोनों की डिपेंडेंट ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोनों का विनाश भी संभव है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही डिपेंड हैं एक दूसरे पे, और इन दोनों की डिपेंडेंट की वजह से ही इन दोनों को आपस में जुड़ा ही देखना उचित होगा। अगर इन दोनों को अलग कर दिया गया तो दोनों का विनाश संभव होगा। इसीलिए ये दोनों आपस में इतनी जटिलता से, इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अन्योन्य क्रियाएं। दूसरा, इन दोनों पे एक दूसरे की निर्भरता समझ में आ गया आपको। दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब होता है, बिना मतलब के ये दोनों आपस में नहीं रहते हैं। दोनों को आपस में कोई ना कोई यहाँ पर कोई मतलब है, इसलिए ये लोग आपस में इतनी जटिलता से जुड़े रहते हैं। नंबर 3, पृथ्वी मानवीय आवास है, यानी कि जो पृथ्वी है यहाँ पर मनुष्य का आवास है। देखिए मनुष्य ही नहीं, साथ साथ प्रकृति का भी आवास है ये। यानी कि अगर देखें तो दोनों ही यहाँ पर एक ही जगह पर रहते हैं, तो एक ही जगह पर रहते हैं तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? यानी कि दोनों, पृथ्वी और मनुष्य दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, और उस जगह का नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जब दोनों का सेम आवास है तो हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर पृथ्वी में से अगर प्रकृति हट जाए तो मनुष्य नहीं होगा, और मनुष्य अगर हट जाए तो प्रकृति की वैल्यू भी नहीं रहेगी। और कह सकते हैं कि जो जितने भी हमारे पेड़ पौधे, जितने रिसोर्सेज हैं आज निकलते हैं ज़मीन के नीचे से, ज़मीन के ऊपर से, जितने भी रिसोर्सेज आज मौजूद हैं, उनकी कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी अगर दोनों में से कोई एक तत्व भी अलग हो जाता है तो। क्योंकि एक यही पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर आपको पता है कि लाइफ अवेलेबल है। तो इसीलिए दोनों का ही आवास है। आवास समझते हैं ना आप? आवास का मतलब यहाँ पर इन दोनों का ये रहने का जो स्थान होता है, इसे हम आवास कहते हैं, शायद पता हो आप लोगों को। तो इसीलिए दोनों के ही इनके दोनों का रहने का स्थान है, इसलिए हम दोनों को एक ही स्थान से अलग नहीं कर सकते दोनों, इसलिए हम। तो ये 3 पॉइंट थे जिनके समझ सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा भी एक, वो है हमारा ये प्रौद्योगिकी। देखिए ये वर्ड बहुत अच्छा है, प्रौद्योगिकी समझते हैं, टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी जो है हमारी, टेक्नोलॉजी का विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, या किस प्रकार महत्वपूर्ण है हमें ये बताना है। अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी अपनी विकसित करनी है, अपना तकनीकी विकास करना है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार प्रकृति का ज्ञान चाहिए होगा। प्रकृति का ज्ञान मीन्स आप समझ रहे होगे कि प्रकृति मतलब जो आज हम अपने आसपास देखते हैं सब प्रकृति तो है। अगर हमने प्रकृति के ज्ञान को फॉलो नहीं करा तो हम किसी प्रकार का भी विकास नहीं कर सकते, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, सामाजिक, आर्थिक, एनी टाइप ऑफ विकास हम नहीं कर सकते अगर हमें प्रकृति का ज्ञान नहीं है।
प्रकृति का ज्ञान समझेंगे। जैसे कि अगर कोई एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपका बिज़नेस है, एग्ज़ाम्पल के लिए कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई बिज़नेस है आइसक्रीम का, तो उस बिज़नेस की में अगर आप देखें तो आप उसको गर्मी में इस्टेब्लिश करेंगे, ठंड में नहीं कर सकते क्योंकि वो खरीदेगा कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि आपको कौन से सीज़न में करना है, सीज़न वाइज़ आपको अपना काम करना पड़ता है। तो इसीलिए यही तो सीज़न वाइज़ भी तो जितने भी ऋतु हैं, जितने मौसम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब किस में आएंगी, प्रकृति के अंदर। तो इसीलिए मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रकृति का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपना विकास करना है। तो बिना प्रकृति के ज्ञान को समझे आप अपना विकास नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल एकदम से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो इसी के बेस पर पहला पॉइंट है कि घर्षण और ऊष्मा जो दो चीज़ें होती हैं, इनकी खोज ने आग का आविष्कार किया। यानी कि अगर घर्षण और ऊष्मा अगर आदि मानव को नहीं दिखती तो वो शायद इसको आज की डेट में आग आती ही नहीं। उसको पता लगा कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरते हैं, उनमें आपस में टकराने के बाद ऊष्मा निकलती है। तो जिस प्रकार उसको पता लगा कि आग इस प्रकार से बनती है, तो उसने उस चीज़ को फॉलो करा और आग का आविष्कार कर दिया। तो ये प्रकृति का ज्ञान था कि हाँ भाई, प्रकृति का नियम है कि जब कोई दो चीज़ें आपस में टकराएंगी, पत्थर हो, इस तरीके से कोई चीज़ आपस में टकराएगी, उससे ऊष्मा निकलेगी और आग भी बन सकती है। तो ये प्रकृति का ज्ञान है, इसकी वजह से ही तो आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद नंबर 2 देखें अगर आप, तो हमारा है यहाँ पर डीएनए की खोज। आपको दिख रहा होगा जैसे डीएनए की खोज है ना, रहस्यमय बीमारियों को हल करते हैं। जितने भी डीएनए होता है हमारा, ये डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको शायद पता होगा, इसकी वजह से हमारा जितनी बीमारियां होती हैं वो सब हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो जितनी पुरानी से पुरानी बीमारियां होती हैं वो पता लगा सकती हैं कि भाई कौन सी बीमारी कितनी पुरानी है और इसकी बॉडी ने इसको खुद दी है या फिर इसको ये बॉडी ये इसने खुद इन्वेंट की है। तो जो इसकी बीमारी है वो इसको स्टार्टिंग से मिली है या फिर इसको कहीं से खुद डेवलप किया। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम डीएनए की मदद से समझ सकते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीके से प्रौद्योगिकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको हमने प्रकृति के ज्ञान से ही समझा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा, वायु के नियम को समझकर ही वायुयान को विकसित करके संचालन में गति मिली। यानी कि एग्जाम्पल के लिए जो आज हमारे बड़े बड़े एयरप्लेन होते हैं, अगर ये एयरप्लेन नहीं होते, जो हम देखते हैं जब हमने जो अपने एयरप्लेन आज ये हवा में देखा होगा आपने, उड़ते रहते हैं, तो ये किस तरीके से इनको पता लगा कि हाँ भाई कौन सी मंडल के ऊपर, आपको पता होगा ना कि हमारे पास तकरीबन 5 मंडल हैं जो कि पूरी तरीके से वायुमंडल को डिवाइड करती हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरीके से पूरी 5 मंडल हैं। तो हमें पता लगाया गया कि भी जो हमारे वायुयान हैं, बड़े बड़े जो ये हमारे हवाई जहाज़ हैं, इनको कौन से मंडल पे, कौन से हिसाब से, किस हिसाब से इनको हमें कौन सी जगह पर ज़्यादा सही तरीके से उड़ाया जा सकता है। तो ये सब वायु के नियम होते हैं कि भाई अगर आप देखें समताप मंडल में जो एक जो मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आता है, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। तो उसमें जो मंडल पे आता है उसमें क्या होता है कि वो एक ऐसा मंडल होता है जहाँ पर नॉर्मल स्पीड रहती है हवा की, वायु का टेम्परेचर, और जो वहाँ की हवा होती है वो एकदम समताप रहती है, इसीलिए उसका नाम समताप मंडल है। तो वहीं पर वायुयान को चलाने का अनुमति, या कह सकते हैं उसको चलाने का ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हमारा जो वायु के नियम हैं वो हमने समझे कि भाई कौन से मंडल पे कितना वायु प्रेशर है, कितना क्या है, उसके बाद हमने अपने वायु नियमों को और ये वायुयान को हमने बनाया। अगर हमें पता ही नहीं होता कि वायु की स्पीड और वायु का डिस्टेंस कितना है तो हम उसको बना ही नहीं पाते। तो इसलिए हमें पहले उसका ज्ञान लेना पड़ा और ज्ञान के बाद हमने अपनी प्रौद्योगिकी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया, उसका विकास करा। तो इसीलिए प्रकृति का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रकृति का ज्ञान नहीं है तो आप किसी तरह का भी कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से मैं उसको 3rd पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। इसके 3 पार्ट ही बनाऊंगा और उसमें मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं इसको लास्ट पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। तो अब जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, आगे सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और लाइक करते रहें, और जितना हो सके इस वीडियो को आप आगे शेयर करें। शुक्रिया।